हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा में। और हमारा सेशन काफ़ी समय बाद हो रहा है। सॉरी फॉर दैट। और लेकिन कोई बात नहीं, हम एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस भी निपटा लेंगे और सारी क्लास वगैरह अच्छे से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका सिलेबस भी निपटा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है एग्ज़ाम तक आपका। ठीक है, तो क्लास आज हमारी क्लास नंबर 11 है। ठीक है, हमारा सेशन जो चल रहा है PYQ सेशन चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लगा रहे हैं। और इससे पहले हम क्लास कर चुके हैं, 10 क्लास कर चुके हैं और टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं हम लोग। जिसमें मैंने हड़प्पा करा दिया है आपको, वैदिक ऋग्वैदिक, और इससे जनपद वाला सारा का सारा करा दिया है। आज हम जो शुरू करेंगे, महाजनपद जो साम्राज्य में चेंज हुए, जिनमें कहा जाए कि जिन्होंने अपना शासन स्थापित किया इस भारत के भूभाग पे, एक विस्तृत भूभाग पे, आज उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन हम लगाएंगे। जिससे पहले वाली क्लास में जिन बच्चों ने नहीं देखी वो क्लास एक बार देख ले, जिसके बारे में मैं मगध का जिक्र कर चुका हूँ। आज उसी पे हम आगे लेके चलेंगे कि किस तरीके से क्या आगे चलता रहा था, किस तरीके से राजवंश आए थे। ठीक है, जो आपको मेनली देखने को मिलते हैं, आप पढ़ते होगे पेपर में, और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। ठीक है, बुक्स में अगर आपको मिलता है, हालांकि हॉट टॉपिक्स जो रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है, ये क्लास नंबर 11 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, क्लास नंबर 11। चलो शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चंस, बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक जो है वो मौर्य काल से संबंधित है बच्चों। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल से संबंधित है। इससे पहले हर्यक वंश आया था और जो वंशावली थी वो मैंने आपको बताई है इससे पहले की क्लास में। ठीक है, महापद्म नंद था जो नंद वंश का संस्थापक था। धनानंद लास्ट था जिसको पदस्थ करके चाणक्य ने कौटल ने या चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इसका राजा बनाया था। ठीक है, उसका राजा बनाया था मौर्य वंश। वहीं से मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये शुरू करें। चलो शुरू करते हैं पहला। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य से ही शुरुआत हो जाती है हमारे पहले क्वेश्चंस की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से ही पहला क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा। ये बताना है कि मौर्य वंश में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सत्ता पे कौन आया था ये बताना है। उसका उत्तराधिकारी का नाम बताना है कि कौन उसका उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैसे मौर्य वंश का संस्थापक जो था मैंने बताया था, मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, इसको हम 322 से लेके 184 तक काउंट करते हैं इसका शासन। ठीक है, और ये BC में है बच्चों, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व 322 184। ठीक है, ये मेनली इसका टाइम पीरियड है, ये मैंने आपको बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसका कौन था संस्थापक। ठीक है, आज हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस, काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं और हम उस बारे में बात भी करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा, तो क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबी चल जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सारी क्लास को देखेंगे, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिकों में से एक है ये मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लें और उस बारे में इसको रट लें, याद कर लें, जैसा भी। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा। और जो भी थोड़ा बहुत टाइप कहा जाए कि बचता है आपका पैटर्न में, वो हम क्लास जो आगे के भी करते रहेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखें। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बताना है बच्चों, बिंदुसार था, अशोक था, बिंबिसार, बिंदुसार और विष्णुगुप्त। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा बिंदुसार। इसका सही आंसर क्या होगा, बिंदुसार। तो एक क्रोनोलॉजी में बता दे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र आया था बिंदुसार, इसका पुत्र आया था कौन, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आया अशोक। ठीक है, मेनली ये तीन आप विशेष तरीके से याद रखें। और अंतिम की बात करें, अंतिम, जो अंतिम था वो ब्रदर्स था। ठीक है, जो अंतिम
मौर्य राजा था वो ये था बृहद्रथ, ठीक है। इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने इसकी हत्या करके नया राजवंश जो स्थापित किया था वो शुंग वंश स्थापित किया हुआ था, ठीक है। ये याद रखें, ये अंतिम था। बाकी के ये 3 का क्रोनोलॉजी, राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी कह रहा है अशोक ने, और ऑप्शन डी कह रहा है बिंदुसार ने। बताएं बच्चों कौन था। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा। पहले तो यूनानी का मतलब आप समझ जाओ कि यूनानी की बात कर रहा है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। 326 बीसी कौन आया था, किसका आक्रमण हुआ था, यह आक्रमण हुआ था सिकंदर, ठीक है बेटा, सिकंदर। इसी को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। सिकंदर ने आक्रमण किया हुआ था, ठीक है। सिकंदर ने झेलम वाला पोरस का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको इससे वाली पहली वाली क्लास में बताया, सिकंदर आया हुआ था। जब सिकंदर यहां से वापस गया तो उसने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है। अपने सेनापतियों को दे दिया था। जो उत्तर में जो क्या कहते हैं भारत वाले पर पिच था, जिसमें आप देखो कि अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला जो एरिया था पूरा का पूरा सॉरी, वो वाला दिया गया था सेल्यूकस, ठीक है। ये था सेल्यूकस, जिसको ये वाला एरिया दे दिया गया था, इसको कि तुम यहाँ पे रूल करने के लिए इसको छोड़ दिया। और इधर जब आप इंडिया की बात करेंगे, चलो एक मैं मैप के थ्रू आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों को। ठीक है, आप ये वाला एरिया जो देखोगे, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला ये एरिया है, ये पूरा का पूरा। और यहां मगध देखोगे, ये मगध वाला एरिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मगध, ठीक है, ये मगध। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, कौन हुआ, मौर्य। ये मौर्य आए इधर, और ये वाला एरिया था इसका सेल्यूकस का, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जब इधर बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसका वो था राजा, चंद्रगुप्त मौर्य बना। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में ही, इसका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर, इसी के पूरे इसी में इन दोनों के बीच में वॉर हुआ बच्चों, क्या हुआ, युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य था इसका जिसने बाहर निकाला हुआ था, तो सेल्यूकस निकेटर से ही इसका युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर जो था ये हार गया था बच्चों। क्या हुआ था, हार गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया। और इस फिर बाद में इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, ठीक है, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। इसने फिर अपने आप जो विवाह किया, इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और दहेज के तौर पे 4 इसके राज्य थे, राज्य में से जो 4 एरिया थे, काबुल कांधार वाला एरिया था, तो उसमें 4 जो कहा जाए एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे, ठीक है। और बहुत सारा पैसा धन जो भी था वो सारा का दिया। मेनली काम ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने एरिया से यूनानियों को बाहर निकाल दिया, ठीक है बच्चों। ठीक है, आप थोड़ा सा इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। एक कहानी के स्टोरी के तौर पे पढ़ेंगे तो और भी बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ सर ने ये बताया। अब यही कॉन्सेप्ट है कि यूनानियों वाली की बात करें आप, मैंने एक लिपि वो बताया था आपको, शैली, ठीक है, एक गांधार शैली का नाम बताया हुआ था आपने, इससे पहले वाली क्लास अगर देखी होगी तो गांधार शैली, जिसमें मैंने बताया था यूनानी और रोम का कहा जाए मिक्स करके एक शैली बनी हुई थी, वो गांधार शैली थी। तो यूनानी ये यही टाइम था वो जो सबसे पहले पीक पे पहुंचा था कुषाण वंश के टाइम पे, कुषाण वंश के टाइम पे। तो वो यहीं से शुरू होगा, ये 300 से 7 कुषाण वंश का टाइम 1 के आसपास शुरू होता है, 180 के आसपास। तो 200 साल तक देखोगे आप, 200 साल तक जो टाइम था, तो इन्होंने क्या कहते हैं यूनानियों ने और रोम के जो कुछ लोग थे उन्होंने मिलकर एक शैली का निर्माण किया होता है, जिसको गांधार शैली कहते हैं, जिसका पीक जो पहुंचा था वो कुषाण के टाइम पे पहुंचा था। तो यही वो यूनानी थे, ठीक है। यानी मिक्स करके जो चीजें मिलती हैं, आप देखोगे कि मध्यकाल में गंगा यमुना, जो गंगा जमुना तहजीब बोला जाता है, एक मिक्स करके, जिसमें हिंदू और इस्लामिक चीजों को मिक्स करके, हिंदू और क्या कहते हैं इस्लामिक ने जो आर्किटेक्ट बनाया, जिसमें चीजें मिलजुल के चीजें हुई, उसी को गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो मिक्स करके वही चीज का हम जिक्र करते हैं, ठीक है। तो आप यूनानियों वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि यही एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आप, यही था जिसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा
कि गांधार शैली भी किस तरीके से डेवलप हुई थी। ठीक है, अब जी यहाँ पे रहने लगेंगे, चीजों जो यूनान से वाले लोग रहेंगे, चीजें करेंगे, तो साथ में खाएंगे पिएंगे, कुछ चीजें अपनी हमारी ग्रहण करेंगे, कुछ अपनी देंगे, तो वही चीज है फिर आर्किटेक्ट में भी काम आएगा इसका। सोशली मतलब कहा जाए समाज में भी इसका काफी ज्यादा रोल दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज है, इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र आया था बिंदुसार, फिर अशोक, और रही बात इसकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, ये टाइटल है, गुप्त वंश से संबंधित है ये। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये कंफ्यूजन के लिए चंद्रगुप्त एक जैसा हो जाए इसलिए बच्चों को डाल दिया गया यहाँ पे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन करना है कि जो राजतंत्र था मौर्य साम्राज्य का, वो इनमें से कौन सा सही फिट बैठता है इसमें से। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था, केंद्रीकृत एकाधिपत्य था, या प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन था, या निर्देशित लोकतंत्र था। बताएं इसमें से कौन। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा केंद्रीकृत। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब होता है क्या कि सारी पावर राजा के हाथ में है। ठीक है, सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में है, यानी कि सेंटर के पास सारी की सारी पावर है। ठीक है, यानी कि राजा के पास सबसे ज्यादा पावर का सोर्स था, जो सोर्स था पावर का वो राजा के तौर पे ही था, राजा ही था। जो ऐसा राजा करता या उसका वचनीय शासन वो वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जो उसने बोल दिया जैसा उसने कर दिया वो सारा का सारा वही होगा। तो यानी कि प्रशासन की बात करें, जो प्रशासन था, मौर्य प्रशासन की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, मौर्य प्रशासन। ठीक है, मौर्य प्रशासन की बात कर रहे हैं, मौर्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य प्रशासन क्या था? केंद्रीकृत। क्या था? केंद्रीकृत। ठीक है, सेंट्रलाइज था, सारी पावर जो थी, जो पावर थी किसके हाथ में थी? वो राजा के हाथ में थी। किसके हाथ में थी बच्चों? राजा के हाथ में थी। इसी को बोलते हैं केंद्रीकृत, यानी कि सेंट्रलाइज होना, या पावर एक व्यक्ति के हाथ में आ जाना, जिसके सारे के सारे सबसे ऊपर वही है, जो वो कहेगा वही होगा। ठीक है, ये सेंट्रल जो सेंट्रलाइज थी वो यही था। ठीक है, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हमने लगा दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की प्रशासनिक नीति जो है, अशोक की प्रशासनिक नीति के बारे में बात करें, जो भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चेंज हुआ था एक टाइम के बाद, तो वो उस चेंज होने का रीजन क्या था, ये मेनली बात कर रहा है इस बारे में। ठीक है, तो कौन सा था? ऑप्शन था तीसरी बौद्ध सभा, ठीक है, अशोक के कलिंग युद्ध, ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा है इसका बौद्ध धर्म को अपनाना, ठीक है, और सीलोन के उसका मिशनरी भेजना, ये भी ठीक है। तो बताया बच्चों कौन सी एक घटना थी जिसने अशोक का विजन चेंज कर दिया, अशोक को एकदम पूरा बदलने पे मजबूर कर दिया अपनी प्रशासनिक नीतियों को, जिसने चेंजेस करना कंपलसरी बना दिया कि हाँ मैं अपनी प्रशासनिक नीति जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पूरा का पूरा चेंज करूंगा, और इस तरीके से नहीं इस तरीके से रूल करूंगा। तो बताएं कौन सी घटना थी, एक घटना के बारे में बताना बच्चों। तो इसकी सही एक आंसर होगा, घटना थी कलिंग का युद्ध। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध मतलब बच्चों अशोक ने अशोक के शासन के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष, ठीक है, इस को याद रखें, ये एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं कि कौन सी ईयर मतलब जो घटित हुई थी, जो उसने कलिंग का वॉर लड़ा था, तो वो 8वें वर्ष था। ठीक है, 8वें वर्ष था, और इसका जो टाइम पीरियड मैं बता दूं, ये टाइम पीरियड 261 BC। ठीक है, कलिंग का जो उसने, कलिंग हमारा बेटा उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है कलिंग। ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है। 8वें वर्ष में शासन जो किया हुआ था, यानी इसका जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष बाद इसने कलिंग का वॉर किया था। इसने जब लड़ाई की तो लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसने इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था ये। तो इसने फिर लाखों लोग इसमें मारे गए थे, बहुत सारी संपत्तियों की हानि हुई। तो इसने फिर बाद में क्या कॉन्सेप्ट अपनाया अशोक ने उसके बाद फिर भेरी घोष, क्या कॉन्सेप्ट था? भेरी, ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा, भेरी घोष, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। क्या होगा?
धम घोष, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। भेरी घोष मतलब, भेरी मतलब युद्ध की जगह अब हम धम का प्रयोग करेंगे, यानी धम घोष, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लें, ये शब्द याद कर लें। हो सकता है कि सीधा सीधा पूछ ले भेरी घोष की जगह कौन सा आया, धम घोष था। भेरी घोष धम घोष इसने अपनाया हुआ था भेरी घोष की जगह, ठीक है। धम घोष को अपनाया हुआ था। 8वें वर्ष में कलिंग वॉर किया था। टाइम पीरियड मैंने ये बता दिया। और सबसे बड़ी बात, इसका जो अशोक का कहा जाए जो शासन स्थापित हुआ था, यानी कि ये राजा बना था, राजा बनने का टाइम पीरियड क्या था, 269, क्या था, कोई नहीं, अशोक का शासन ये था। और ये इसका जो टाइम पीरियड था जब ये राजा बना था, 269 बीसी, ठीक है। 269 में ये राजा बना, 269 बीसी में ये राजा बना, और राजा के बाद 8वां वर्ष ये हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इसने वॉर किया हुआ था 261 में, ठीक है। और इसका जिक्र हमको कलिंग का जो वॉर का जो जिक्र मिलता है वो इसके अभिलेखों में मिलता है। वो मैं आपके बता दूंगा कौन सा अभिलेख है जो कलिंग का जो युद्ध का वर्णन करता है। चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ बच्चों, ये अशोक का 13वां 13वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। क्या है जो मैं बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बच्चों, याद कर लेना। भले ही इस क्वेश्चन में से चीजों समझ में ना आ रही, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये आपको दिमाग में बिठा लेना, कि सारे के सारे क्वेश्चन जो नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से याद कर लें और लिख लें कहीं ना कहीं इस टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। 261 में इसका अगर ये पूछता है तो कलिंग का ये युद्ध था, वर्तमान में ओडिशा में पड़ता है। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध का, जिसके 14 जो अभिलेख है, अशोक के जो 14 अभिलेख है, उसमें से जो 13वां अभिलेख है वो इसका जिक्र करता है, ठीक है, कलिंग युद्ध का 13वां। और सबसे बढ़िया भेरी घोष की जगह धम्मघोष अपनाया हुआ था, 8वें वर्ष में हुआ था, ये कलिंग वॉर से संबंधित है, ठीक है। तीसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी ये अशोक ने कराई थी, ये जो ये कराई थी 247 बीसी में, ठीक है। ये अशोक के टाइम पे हुई थी। आगे हम बात कर लेंगे इस बारे में। इसका बौद्ध धर्म को अपनाना, बौद्ध धर्म अपना लिया था इसके बाद इसने, ठीक है। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यही था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है। कौन नहीं है भैया बताएं, कौन सा राजा इसमें मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। अगर बच्चों ने क्लास देखिए तो विद इन सेकंड इसका आंसर दे देंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे। इसका अजातशत्रु राइट आंसर होगा। क्या होगा, अजातशत्रु राइट आंसर होगा। और ये क्या है, हर्यक वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है। हर्यक वंश, बिंबिसार इसका पुत्र क्या कहा जाए पिता था। इसी को पितृहंता की एक टाइटल दिया गया है, ये मैं आपको लास्ट टाइम क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। और इस वंश को भी पितृहंता वंश के तौर पे या पिता की हत्या करने वाले वंश के तौर पे माना जाता है। इसने अपने पिता का हत्या किया था, फिर इसका जो पुत्र हुआ उसने इसकी हत्या की, इसलिए पितृहंता वंश के तौर पे भी इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। इनमें से प्राचीनतम राजवंश बताना है कौन सा है सबसे पुराना, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी आपको एक बार याद नहीं है तो फिर भी आप इस चीज में आप देखोगे, आप कहा जाएगा क्रोनोलॉजी एक बार सेटन पढ़ते जाओगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से भी अगर एक तरीके से दिमाग में बिठाओगे, क्रोनोलॉजी बनाओगे तो बहुत अच्छे से इसका जवाब दे पाओगे। इनमें से बताना है तो मौर्य वंश था, गुप्त था, कुषाण था। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। मौर्य वंश आया हुआ था, इसका सही आंसर तो वैसे मौर्य होगा। राइट आंसर क्या होगा, मौर्य वंश होगा सबसे प्राचीनतम, इसमें से पूछा हुआ है। तो पहले हर्यक वंश जो मैंने बताया था, हर्यक वंश आया था, नागवंश या शशनाग वंश बोला जाता है, नागवंश, ठीक है। फिर आया नंदवंश, नंदवंश, ठीक है। नंदवंश के बाद आया मौर्य, ठीक है। कौन आया, मौर्य। मौर्य ने पूरा साम्राज्य स्थापित किया, इसके 3, ठीक है। इसमें कण्व था, सातवाहन, सातवाहन इसके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। इसके सातवाहन जो था वो, और उसके बाद शुंग वंश, क्या था, शुंग वंश। ये तीनों इसके उत्तराधिकारी थे बच्चों, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। ये टाइम के बाद ही फिर इनके बाद ही शुरू हो जाता है कुषाण आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, कुषाण वंश। कुषाणों के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा, कुषाण वंश के बाद फिर आक्रमण होंगे जो विदेशियों के, वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होगा। फिर एक टाइम के बाद जाके जो पूरा गैप फिल करेंगे वो होगा गुप्ता, गुप्त वंश,
ठीक है। गुप्त वंश 319 के आसपास स्थापित होगा, 319 से 550 तक ये रहेगा, इसका टाइम पीरियड ये है। ठीक है, एडी में है बच्चों ये, यानी कि ईसवी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है सारा का सारा। गुप्त वंश के बाद ही वर्धन वंश शुरू होगा, जिसमें से हर्षवर्धन जिसका राजा था। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई है, आप एक बार दिमाग में डाल लें, ये चीज है। तो इसमें से सबसे पुराना पूछा है तो मौर्य वंश होगा। मौर्य वंश के बाद इसका उत्तराधिकारी कुषाण कर्ण हुआ था, कर्ण के बाद फिर कुषाण आए, कुषाण के बाद फिर लास्ट में जाके गुप्ता वाला तो सबसे लास्ट में होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, प्राचीनतम राजवंश की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, क्वेश्चन नंबर 7 करा बच्चों, निम्नलिखित में से हुआ कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम है। ओके, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखें इस चीज को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शनी था, ये पूरा बताना है कि कौन सा था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा था, अशोक था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था, गौतम बुद्ध थे, या फिर महावीर थे। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ये बड़ा ही अच्छा और बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, रिपीटेडली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है बच्चों, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप दिमाग में बिठा लें इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अशोक होगा। राइट आंसर क्या होगा, अशोक। अशोक को ही हम क्या कहते हैं, देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। और भी इसके क्या नाम है ये मैं बताता हूं आपको, और भी इसको क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा सही आंसर। और इसको देवनाम, एक तो देवनाम के नाम से हो गया देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, एक हो गया हाँ ठीक है, इसका एक अशोक वर्धन, पुराणों में इसको क्या बोला जाता है, अशोक वर्धन। पुराणों में इसको क्या बोला जाता है, अशोक वर्धन। क्या पुराणों में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली कि पुराणों में अशोक को किस नाम से पुकारा जाता है, तो अशोक वर्धन के नाम से। देवनाम प्रियदर्शी हो गया, ठीक है, और प्रियदर्शी या देवनाम, देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है, हाँ यही है, ये दो नाम है इसके, देवनाम और देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं बताता हूं, इस जगह अशोक का जो नाम है उसके अभिलेखों में अशोक, अशोक का जो नाम है इसके कौन से अभिलेखों में मिलता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं बच्चों यहां लिख रहा हूं, ये याद रख लें, लिख लें इस चीज को कहीं पे। एक मास्की, ठीक है, जो अभिलेख है इसके मास्की, ठीक है, मास्की, और निट्टूर, ठीक है, उदयगोमल, ये सारे के सारे इसके अभिलेख हैं जिनमें इसका नाम मिलता है। ठीक है, मास की अभिलेख, निट्टूर और उदयगोलम, ठीक है, ये सारे के सारे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मास की हो गया, निट्टूर, उदगोलम, ये अभिलेख है एक तरीके से जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये आपको याद रखें एक तरीके से। एक और मास की गुजरा अभिलेख, ठीक है, ये इसमें मिलता है। ठीक है, ये आप याद रखें इस चीज को। ठीक है, ये मैंने बता दिया सारा का सारा। महावीर स्वामी बौद्ध धर्म, ये मैंने आपको बता दिया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो अशोक, ये चीजें वर्धन में मैंने आपको बता दिया, पुराना में इसको ये बोला जाता है। ठीक है, मेनली वायु पुराण का जिक्र किया गया है यहाँ पे, लेकिन पुराण ही लिख के आएगा, वायु पुराण है जो भी है, लेकिन वो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करें, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महाराज अशोक के रूपांतरण का दर्ज किया गया। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद जो चेंज हुआ था वो मैंने ठीक है, हाँ ये बता रहा है कि अशोक का रूपांतरण को दर्ज किया गया था। तो बताया रॉक एडिट, मतलब अभिलेख की बात कर रहा है बच्चों। रॉक एडिट का मतलब होता है, रॉक मतलब चट्टान पे जो लिखे गए चीजें हैं, रॉक एडिट पे वो अभिलेख है, तो वो इस पे लिखा हो गया है। आप कभी मौका मिले, जिन बच्चों को भी कभी दिल्ली जाए, दिल्ली में आप जाओगे कुतुब मीनार परिसर में, तो कुतुब मीनार परिसर में एक जो पिलर लगाया हुआ गया है, पिलर लगा है, ठीक है, जिसपे आज तक एक जंग का कहा जाए, जंग नहीं लिखी है, तो उसको अशोक कालीन ही बताया जाता है। ठीक है, जिसपे उस पे जो लैंग्वेज लिखी है वो अशोक के टाइम पे ही इसका माना जाता है। बहुत सारे अभिलेख हैं, कभी जिन बच्चों को, जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं या कभी जाने का मौका ले, तो नेशनल म्यूजियम में जाएं आप एक बार। ठीक है, नेशनल म्यूजियम में जिन अभिलेखों के बारे में, हड़प्पा में जो हम साक्ष्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन साक्ष्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मूर्ति मिली है, ये मिला है, अशोक के अभिलेख मिले हैं, कुषाण वंश में ये मिला है, तलवारों से लेके, ये उस टाइम पे जो सिक्के, हजारों सिक्के आपको उस कहा जाए म्यूजियम में लगे हुए मिल जाएंगे कि ये अशोक के टाइम के हैं, ये सारा का सारा
कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलाए थे, जो आप पढ़ते हैं कि लक्ष्मी की मूर्ति या ये प्रिंट हुआ था, आहत सिक्कों की जिनकी बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो सारे का सारा चीजें आपको यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगी वहां पे नेशनल म्यूजियम में। ठीक है, तो ये चीज का मैं बता चुका हूँ, इसमें टाइम ज्यादा खराब करेंगे नहीं। 13वां अभिलेख था, कहीं दिखाया 13वां, सेकंड छोड़ 10 और 3 13। ठीक है, ये है राइट आंसर, 13वां अभिलेख था इसका। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 13वां। ठीक है, ये होगा 13वां अभिलेख। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ओके, इनमें से पहला कौन सा था जिसने सबसे पहले दौरा किया हुआ था, ये बताना है हमको कि कौन सा विदेशी यात्री था। हेनसांग था, मेगास्थनीज था, इत्सिंग था या फायान था। इस बारे में शायद मैं थोड़ा सा बहुत आपको बता चुका हूँ इससे पहले क्लासेस, जिन बच्चों ने कंटिन्यू क्लास देख रहे होंगे तो वो बता देंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर बच्चों मेगास्थनीज होगा। राइट आंसर क्या होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके राजदूत था, सेल्यूकस। इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने बताया था, सेल्यूकस, सेल्यूकस का राजदूत था। क्या था, सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। और मेगास्थनी की रचना की बात करें तो क्या थी इसकी रचना, इसकी रचना इंडिका। क्या थी, इंडिका इसकी रचना है। ठीक है, क्या है, इंडिका। ये पूछा जाता है मेगास्थनीज की रचना क्या है, इंडिका। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप अपने दिमाग में बिठा लें। हेनसांग, हेनसांग किसके समय पे आया था, ये हर्ष के समय पे आया हुआ था। हर्ष के समय पे, हर्ष के समकालीन क्या था, हर्ष के समकालीन था। और इसकी जो रचना की बात करें हम तो इसकी रचना हर्षकालीन था, इसकी रचना सुयु की। ठीक है, ये इसकी रचना थी सुयु की। ठीक है, हर्षकालीन था, ये था। इत्सिंग का टाइम पीरियड की बात करूं तो मैं 672 के टाइम पे आया हुआ था। ठीक है, 672 एडी के टाइम पे आया हुआ था। फायान, ये आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे आया हुआ था ये फायान। ठीक है बच्चों, चंद्रगुप्त, ये सारे के सारे यात्री जो आए हुए थे वो मैंने इनका टाइम पीरियड और जिसके टाइम पे आए हुए थे वो मैंने बता दिया है आपको। एक बार दिमाग में अच्छे से बैठा लें, फायान चंद्रगुप्त गुप्त के समय में आया हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, फायान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 करा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत। अभी तो मैंने बता दिया था इसकी, यही बताया सेल्यूकस निकोटर। इसमें क्या, ओके ठीक है, नहीं नहीं सेल्यूकस नहीं होगा। भेजा गया राजदूत, जो कौन सा राजदूत था, मेगास्थनीज था। और भेजा किसने था, ये सेल्यूकस ने भेजा हुआ था, मैंने बताया आपको। ठीक है बच्चों, राइट आंसर क्या होगा, मेगास्थनीज। रचना इंडिका, रचना क्या थी इसकी, इंडिका। इसकी रचना क्या है, इंडिका। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा हुआ था इसका, और इंडिका इसकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इंडिका, अच्छा ये भी पूछ लिया सीधा सीधा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, जो मैंने बताया क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। ये सारे के सारे पीवाई क्यूज कर रहे हैं हम लोग, ये पीवाई क्यूज में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा किसकी रचना है, क्या है, ये मैंने आपको अभी बिल्कुल बता दिया था, फायान की रचना है। आप अगर क्लास को देख रहे होंगे तो मैं आपको इसको बिल्कुल आपको ऑन टिप चीजें याद करा दूंगा। अगर आप क्लास को सुन रहे हैं, चीजें कर रहे हैं ऑन टिप, अगर एक बार अच्छे से आपने देख लिया है, चीजों को सुन रहे हो ना आप, तो ऑन टिप आपको चीजें याद होंगी। आपको देखते ही क्वेश्चन को आंसर बड़े आराम से लग जाएगा। ये हर्ष, ठीक है, हर्ष, फायान, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इसका नाम आ सकता है। ठीक है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी आ सकता है इसका नाम। ठीक है, ये इसका नाम है। एक्चुअल में विक्रमादित्य नाम नहीं है, विक्रमादित्य एक टाइटल है। ठीक है, टाइटल मतलब उपाधि है एक तरीके की। जब इसने हुड़ा को हराया हुआ था तो इसने ये टाइटल यानी कि उपाधि आपने क्या कहते हैं ग्रहण की थी। कई सारी राजाओं ने कई सारी उपाधियों को धारण किया। आप देखो गुप्त काल में तो परम भट्टाकार और कई सारे महाराजा अधिराज, महाराज, सम्राट, ये भारी भरकम जो उपाधियां थी वो राजा उस टाइम पे ग्रहण करते थे, आपने देखा होगा। तो ये चीजों के लिए जब आप कोई साउथ की मूवी या कहा जाए मतलब हिस्टोरिकल मूवी देखोगे, जैसे हम लोग सिकंदर को द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब टाइटल समझ रहे हो, एक महान शासक, अकबर को महान कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अशोक महान मतलब ग्रेट के तौर पे हम लोग बहुत गिने चुने लोगों को, अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया, अकबर महान हो गया, अशोक महान हो गया, इन लोगों को ग्रेट की उपाधि दी गई है। ठीक है, ये इनको
दी गई है। रोमन थे वो अपना लगते थे, खैर वो छोड़ो, अब इतना ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मेनली ये चीज़ है, मेगास्थनीज ये बताई दी है मैंने आपको। ठीक है, कौन सा किसके समय बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। अशोक की पत्नी का नाम बताना है मेनली यार, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन थी इसकी, चंद्रलिका थी, चारुलता थी, गौतमी थी या कारुवाकी थी। तो इसकी सही आंसर होगा कारुवाकी। राइट आंसर, इसकी पत्नी कौन थी, चारुवाकी। इकलौती पत्नी थी इसकी, इकलौती पत्नी थी। ठीक है, जिससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। और इस चीज का जिक्र हमको कहाँ मिलता है, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताता हूँ, कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख, इसका जो अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, तो उसमें इस चीज का जिक्र मिलता है, कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, क्या है कौशाम्बी अभिलेख, जिसमें इसको पत्नी का, कारुवाकी का जिक्र मिलता है। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, अशोक की पत्नी कौन थी, ये कारुवाकी थी। जो इसका जिक्र किया गया है वो कौशाम्बी अभिलेख में किया गया है। ठीक है, इसी अभिलेख को क्या बोलते हैं बच्चों, रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख, इसी को क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप इस चीज को दिमाग में बिठा लें, रट लें, जो चाहे करें, मुझे नहीं पता, बस याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कारुवाकी से था, बाकी का तो इसकी पत्नी का नाम कारुवाकी था। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अशोक के किस बौद्ध साधु को प्रभावित किया। ठीक है, जो बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, अशोक किस बौद्ध संत से ज्यादा कहा जाए कि प्रभावित हुआ, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया, इतना ज्यादा इफेक्टिव हुआ था कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये प्राचीन भारत के टाइम पे आप देखोगे, या फिर मतलब आज भी, मतलब प्राचीन भारत की बात क्या करें, आप भी देखोगे कि अगर कोई आदमी किसी से ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, या फिर जिसकी विचारधारा पे उस पर अगर प्रभावित हो जाता है, तो वो धर्म भी चेंज कर लेता है, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप में लोगों पे एक कहा जाए प्रभाव छोड़ देता है, कि ये प्रभाव रहा है। ठीक है, उस व्यक्ति का, लोग कहते हैं कि अरे कि मेरे पे उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, मेरे पिताजी का रहा है, मेरी माताजी का रहा है, या फिर कोई एक राइटर है, बहुत बड़े दार्शनिक है, मैंने उनको बहुत ज्यादा पढ़ा है। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं। कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग जो थोड़ा समझदार होते हैं, उस टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे थे। ठीक है, जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य का प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य पे विशेष तौर पर रहा ही होगा ऑफकोर्स। इन्होंने राजा बनाया, इतना कुछ उसको बचपन से सिखाया। अशोक इतना बड़ा राजा हुआ तो कौन सा, जिसने बौद्ध धर्म, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा भी तो किसी से ली होगी उसने। तो ये वही बताना है कि किससे लिए है। ठीक है, तो कौन सा था, विष्णुगुप्त था, उपगुप्त था, ब्रह्मगुप्त था या बृहदत्त था। ये तो होगा नहीं, ये तो मैंने आपको उसका वो बताया है। तो उसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, उपगुप्त। राइट आंसर क्या होगा, उपगुप्त। और दिव्य वदान, इसका जो जिक्र मिलता है प्रभावित होने का, तो इसका जिक्र जो हमको मिलता है वो दिव्य वदान, दिव्य वादन। ठीक है, ये बौद्ध साहित्य है बच्चों, क्या है, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य ये, ठीक है, क्या है, बौद्ध साहित्य, दिव्य विधान। ठीक है, महावंश, दीपवंश, ये कहा जाए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, बौद्ध साहित्य मतलब बौद्ध के टाइम पे जो लिखी गई पुस्तकें हैं, बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है, उसमें दिव्य विधान है। आज के टाइम पे उसको पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज जिक्र किया गया है, जो अशोक था वो उपगुप्त से बहुत प्रभावित हुआ, और जिसकी वजह से उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बौद्ध धर्म अपना लिया है, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, और डिफरेंट टाइम में कई जगह कहा जाए कि डिफरेंट जगह पे अपने राजदूत भेजे थे, लोगों को भेजा, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया बहुत भरपूर मात्रा में इसने। ठीक है, इसने हत्या बंद करवा दी थी, प्रभावित हुए। ठीक है, युद्ध लड़ना बंद कर दिया, भेरी घोष धम्मकोश वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अशोक के टाइम का, या कहा जाए मौर्यों पे सबसे बड़ा काम पता है बच्चों किसका है, रोमिला थापर एक राइटर है, जेएनयू में प्रोफेसर है वो, रोमिला थापर। रोमिला थापर का सब जो बुक्स है, या जो भी उनका सबसे बड़ा काम है, वो मौर्यंस पे ही है, मौर्यों पे ही इसका काम है। तो उन्होंने कई कॉन्सेप्ट उन्होंने ये भी दिया हुआ था, कि मैं बता देता हूँ अगर बात चल रही है तो। हो सकता है यह चीज़ आपके काम की है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जानकारी के लिए एक पता रहना चाहिए। रोमिला थापर एक बहुत बड़ी लेखिकाएं हैं, एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है वो। ठीक है, आपने देखो, तो उनका सबसे बड़ा काम ना मौर्यों पे ही है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि अशोक ने इतना बड़ा राज्य जीत लिया था जिसको तलवार के बेस पे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि वो धम्म, मतलब जो धार्मिक चीजों पे कि लोगों को कंबाइन करके रखना, तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। हिस्टोरियन अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें, जगन्नाथ सरकार हो गए, डीडी कौशाम्बी, ये बहुत बड़े बड़े नाम है, इतिहासकार है जिन्होंने अपना इतिहासकार लिखा है बच्चों। तो इसका सही आंसर उपगुप्त होगा। ठीक है, उपगुप्त होगा। ठीक है बच्चों, ये उपगुप्त होगा इसका सही आंसर।
ठीक है, चलो ये चीज ज्यादा डीप में नहीं बता रहा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म जो गया हुआ था वो कौन से शासक के काल में गया था? समुद्रगुप्त, गुप्त रामपी, ये तो होगा नहीं, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? बताओ बच्चों इसका सही आंसर। अशोक इसका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? अशोक होगा। ठीक है, अशोक ने कहा जाए अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लगभग लुम्बिनी की यात्रा की थी, जिसमें उसने तीर्थ कर की बात करूँ, वहाँ का जो क्या कहता है टैक्स था उसको कम कर दिया था। ठीक है, उसको टैक्स को कम कर दिया था, 1/6 की जगह 1/8 कर दिया था। ठीक है, 1/8 कर दिया था। लुम्बिनी मतलब नेपाल, आज के टाइम पे नेपाल में ही पड़ता है वो। ठीक है, देखोगे आप तो अशोक इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म मतलब नेपाल में इसका आगमन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो चाणक्य था, निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ये बताना है। तो चंद्रगुप्त का गुरु था चाणक्य, वो किस इस संस्था से जुड़ा हुआ था, ये बताना है मेनली। ठीक है, बताएं, मैं साइड में हूँ। एक बार वीडियो को आप सुन रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपना ओपिनियन भी क्वेश्चंस में आंसर के तौर पे दिया करें कि ये आंसर हो सकता है, नहीं पता कोई इशू नहीं है। आप एक बार के लिए यही समझ लीजिए, पेपर में बैठा हूं तुक्का लगा रहा हूं, तो तुक्के के तौर पे भी आप इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में आकर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मेनली आपको बताना है बच्चों कि आप इस चीज को अटेम्प्ट करें। कहने का मतलब ये है, भले ही क्वेश्चन गलत हो रहा है, नो इशू, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें कि ये बताएं कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो तक्षशिला था, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तो इनमें से सही आंसर बताना है बच्चों। चाणक्य किससे संबंधित था? तक्षशिला से संबंधित था। ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लासों में भी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो एक बार जाके देख लें। नालंदा हो गया, नालंदा गुप्ता के टाइम पे है। ठीक है, नालंदा गुप्ता। विक्रमशिला ये भी गुप्ता के गोपाल जो पाल वंश था उसने इसका वो करा था। ठीक है, कुमार गुप्त के टाइम पे ये सारी की सारी। हालांकि ये सब पढ़ने वाली कॉन्सेप्ट है, यानी कि पढ़ने वाला क्या मतलब पठन पाठन का जो कार्य होता था वो सारा का सारा नालंदा, विक्रमशिला, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो मौर्य के टाइम से हमसे पूछ रहा है वो तक्षशिला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला का ये आचार्य या कुलपति के तौर पे ही चाणक्य ने काम किया हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे पठन पाठन जो होता था तक्षशिला में था, यूनिवर्सिटी के तौर पे। ये पहली, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटियों में इसका नाम है। ठीक है, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था ये बताना है। इससे पहले तो मैंने बता ही चुका हूँ 261 में, राइट आंसर। अब इस पे हम क्या बहस करेंगे, क्योंकि उसने 8वें वर्ष में किया हुआ था, उसका शासन 269 में मतलब राज्याभिषेक हुआ, 8वें वर्ष में 261 में इसने कलिंग वॉर किया हुआ था अशोक ने। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ठीक है, ये स्तंभ पर उत्कीर्ण राज्यादेश में, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में, खुदाई में, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कलिंग का बात आए तो 13वां अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, आप इस चीज में एक बार विशेष तौर पे ध्यान देंगे, देखोगे कि सर ने एक चीज बताई थी कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट। पढ़ाने के लिए मैं आपको दुनिया पढ़ा दूं या उसमें मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें, उसका कोई मतलब नहीं रहता कि ये भी पढ़ाऊं, ये भी पढ़ाऊं, ये भी पढ़ाऊं। लेकिन जहां जो सिलेक्टेड चीजें आ रही हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चीजें मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने की प्रबल संभावना यहाँ से है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो भी चीजें होती हैं वो है। ये 13वां अभिलेख है इससे संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया, क्लास की बात कर रहा हूँ, पहले वाली क्लास में अभी बताया और अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में, तक्षशिला। मौर्य काल की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे आगे के टाइम पे पढ़ेंगे, गुप्त काल आएगा तो कौन सा था? ठीक है, बख्तियार खिलजी आया हुआ था तो उसने कौन सी यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था? हालांकि मैं बता चुका हूँ इससे पहली वाली क्लास में। ठीक है, एक बार देखोगे आप चीजों के लिए तो आपको पता रहेगा कि सिस्टम हमारा जो चल रहा है ना, क्लास एक ठीक डायरेक्शन में चल रही है मेरे हिसाब से। और अगर आपको कुछ भी चेंजेस का लगता है या कोई भी ओपिनियन लगता है, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ये चीज हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम उस पर काम भी कर लेंगे। ठीक है, आप अपना ओपिनियन भी दें हमें, वो मेरे लिए विशेष तौर पे महत्व रखता है कि बच्चे जिस तरीके से चाहते हैं। क्लास देख रहे हो आप, क्लास के बाद जो भी कमेंट है, हालांकि मैं क्लास को बाद क्लास को जो भी कमेंट करते हो चीज़ों के लिए, मैं उस पर पढ़ता भी हूँ कि बच्चों ने क्या क्या बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मेनली तक्षशिला है, इसका सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला था। तक्षशिला से ही संबंधित था चाणक्य। चाणक्य कौन था? चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य, जीवक, ये सारे के सारे किससे संबंधित थे? इसी से संबंधित थे। ठीक है, तक्षशिला और ये सब जो ये दो महान विद्वान मैंने बताया, जीवक, ये सारे के सारे किससे संबंधित थे? तक्षशिला से ही संबंधित थे। ठीक है,
उज्जैन भी शिक्षा का केंद्र है, बल्लभी, नालंदा, इस बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी बता दूंगा तो बड़ा ही कंफ्यूजन सा हो जाएगा आपको। जिस चीज़ पे अभी है वही टॉपिक पे हम बात करेंगे, बाकी के टॉपिक जैसे आते रहेंगे तो मैं बाकी का आपको बता दूंगा। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से प्राकृत भाषा, ठीक है बच्चों, का प्रयोग किया है, ठीक है बिल्कुल किया है। किसमें, इसमें से कौन सी वो भाषा के तौर पे जो इस्तेमाल किया है, कौन सी भाषा थी, बताएं बताओ, प्राकृत भाषा में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं बच्चों, अशोक के जो अभिलेख हैं, ठीक है, वो 4 भाषाओं में कहा जाए, इसकी जो लिपि है, क्या है, लिपि, वो 4 हैं। पहला क्या है, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि, ठीक है, एक हो गई खरोष्ठी, दूसरी हो गई ब्राह्मी लिपि, ठीक है, कौन सी हो गई, ब्राह्मी लिपि। तीसरी खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक लिपि, और चौथी हो गई आरामाइक। ये लिपि हैं जिनमें अशोक के अभिलेख बच्चों मिले हैं मेनली, ठीक है। पाकिस्तान में देखोगे तो खरोष्ठी लिपि वाले सहजगढ़ी और मानेसर जो मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में है। संपूर्ण भारत में ब्राह्मी लिपि वाले मिले हैं, ग्रीक आराम और आरामाइक ये अफगानिस्तान वाले एरिया में मिले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। तो और जो भाषा की बात करें, लिपि ये है, आप एक कंफ्यूज ना हो, लिपियों की बात कर रहा है तो ये लिपि है। भाषा की बात करें कि कौन सी भाषा में मिले, तो प्राकृत भाषा में मिले हैं और अर्धमगधी, ठीक है, अर्धमगधी। इसका सही आंसर तो जो मैं बता रहा हूं, भाषा का प्रयोग किया गया था वो अर्धमगधी में किया गया था। मगधी मतलब मगध वाला एरिया, ठीक है, अर्धमगधी। वो एक तो मगधी दे रखा है, लेकिन अर्धमगधी इसलिए बोलते हैं हम लोग कि प्रॉपर मगधी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, अर्धमगधी था, ठीक है। और भाषा थी जो थी वो प्राकृत भाषा थी। लिपि ये हो गई, और चेंज कर लेता हूं, भाषा जो थी वो कौन सी थी, प्राकृत भाषा, ठीक है, कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी। लिपि, ये सारी लिपि हो गई, ठीक है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें, लिपि की बात कर रहा है तो 4 खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी, ग्रीक और आरामिक लिपि थी। भाषा प्राकृत भाषा थी, अर्धमगधी थी। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। अवलेख 14 अवलेख हैं, जिनमें 13वां जो था वो कलिंग का से संबंधित है। और भी इसने बहुत सारी चीजें की थी कि सारी प्रजा मेरी कहा जाए कि एक पुत्र या संतान के समान है, ठीक है। तो वो पहला अवलेख है जिसमें ये जिक्र करता है, डिक्लेरेशन जो दी गई है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 का है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। यार हजारों बार मैंने बता दिया यार, एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या ही मतलब क्या बताऊं, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा राइट आंसर, कौटिल्य। और किससे संबंधित है, जो मौर्य प्रशासन जो है, मौर्य प्रशासन से संबंधित है, जिसमें क्या मिला है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें। राजनीतिक जो क्या कहते हैं मौर्य समाज के बारे में भी जिक्र मिलता है, आर्थिक जो जिक्र मिलता है, राजनीतिक मिलता है, ठीक है। ये सारे के सारे मौर्य प्रशासन किस तरीके से चलाना चाहिए, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ। अर्थशास्त्र में बात करूँ तो 15 भाग हैं, ठीक है, क्या है, 15 भाग हैं, इन्हीं को अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकार, ये चीज़ है, ठीक है। 15 भाग हैं, या इतना डीप तो खैर नहीं पूछेगा वो, ठीक है, आपके क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, ये पीसीएस या उस चीज़ में पूछता है कि कितने भाग उपभाग हैं। तो ये सारे के सारे 15 भाग हैं इसके, जिनको अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकार, ठीक है। कौटिल्य इसका सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र से संबंधित है। बिंदुसार, पुष्यमित्र, ये धनानंद, ये राजाओं के नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, किस निम्नलिखित में से किसने कब पहली बार अशोक के अभिलेखों का अर्थ स्पष्ट किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख है सबसे पहले किसने पढ़े थे, ये मेनली बताना है, कब पढ़े गए थे, ठीक है। जब मैं बताऊंगा, आपको बताया था मैंने, जब हड़प्पा की खोज हुई, चीजें हुई, जब हमारा एक कहा जाए प्रबोधन काल शुरू हुआ था साम्राज्य टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, हमारी कल्चर को समझना, हिस्ट्री को समझना, चीज़ों के लिए एक संस्था बनाई गई थी, जब मैं मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ाऊंगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से था, सर विलियम जोन्स ने उसका स्थापना किया हुआ था, ठीक है।
तो उस टाइम पे कहा जाए कि एशिया के जितने भी एरिया थे उनको पढ़ने पढ़ाने का काम जो था वो सारा का सारा जब उन्होंने शुरू किया, तो किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट उस टाइम पे चलता रहा था कि अंग्रेजों ने जब रूल करना शुरू करा था 1800, जो मैंने आधुनिक भारत की क्लास में बताया था, 1757 के टाइम पे जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने फिर इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद जब पूरा कैप्चर कर लिया अच्छे से बंगाल, तो उन्होंने बोला कि अब इनको रूल करना है, तो रूल करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, तो जिसके बारे में रूल करे उसके बारे में थोड़ा पहले बैकग्राउंड तो पता कर लो। अंग्रेज बहुत बुद्धिमान आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड सेट किया, चीजें करी क्या पढ़ने पढ़ाने का है। तो उसके बाद जब खोजबीन हुई, चीजें हुई, तो वही कॉन्सेप्ट था। तो ये अभिलेख मिले थे, तो अभिलेख को पढ़ा नहीं गया क्योंकि उसकी लिपि इतनी पुरानी थी। संस्कृत तो खैर संस्कृत चीजें रही हैं, चीजें संस्कृत पर जो ब्राह्मी लिपि है इनको पढ़ नहीं सकता, आम आदमी नहीं पढ़ सकता, तो पढ़ाई कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो फिर उसके बाद हमने कहा जाए यूके से, यूनाइटेड किंगडम से लोगों ने, अंग्रेजों ने, हमने नहीं मतलब अंग्रेजों ने बुलाया जो स्पेशलिस्ट है। आज भी मतलब आप देखोगे यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोफेसर हैं जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, प्राचीन चीज़ों में काम कर रहे हैं, इतिहासकार हैं। तो उनको बुलाया गया था, इनमें से कौन सा जो है वो बताना है कि जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में या डिकोड करने में पहली भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले किसने पढ़े थे अशोक के अभिलेख? 1810 में हैरी स्मिथ ने पढ़े थे, 1784 में जॉन वाटावर ने पढ़े थे, 1825 में चार्ल्स मैटकॉफ ने पढ़े थे, या पे 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़े थे। ये बताना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है, बहुत रिपीटेडली, आप यकीन नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को यूपीएससी तक ने पूछ लिया है। यूपीएससी ने भी पूछ लिया, पीसीएस में तो अनगिनत बार पूछा गया, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन को पूछा है। हालांकि इसका जो लैंग्वेज है वो चेंज करी हुई है, तो वो डिकोड किसने किया, सबसे पहले पढ़ने में किसने, वो अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो भाव मैं बता रहा हूँ वो यूपीएससी ने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने इसको डिकोड किया होता है सबसे पहले, इसके अभिलेखों को, कि अशोक ने जो अभिलेख तैयार किए होते उन पे क्या लिखा है, ये इसने पढ़ा था सबसे पहले, जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, 1837 में ये पूछा ना कब और पहली बार किसने किया, तो 1837 ईयर में से, इस ध्यान तौर पे ध्यान रखें, ईयर भी, और किसने किया था? जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, राजतंत्र के बारे में लिखने से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? ठीक है, राजतंत्र के बारे में, ठीक है, राजतंत्र के बारे में बात कर रहा है, मौर्य साम्राज्य की बात कर रहा है, मौर्य राजतंत्र, मेनली किसकी बात कर रहा है? मौर्य, मौर्य की बात कर रहा है। किस ग्रंथ में विवेचन मिलता है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र। तो मौर्य प्रशासन, तो एक ही मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है, मौर्य प्रशासन के बारे में जितनी जानकारी मिलती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। राइट आंसर क्या है? अर्थशास्त्र के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सारी की सारी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, ये चीज, इसका कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसका रचनाकार कौन था? चाणक्य या कौटिल्य? कौटिल्य और क्या बोलते हैं, चाणक्य। ठीक है, इसका रचनाकार जो था वो ये था। ठीक है, ये सारे के सारे न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, ये सारे के सारे कहा जाए एक तरीके की बुक है। नीति शास्त्र में पॉलिसी से संबंधित है, न्यायशास्त्र मतलब जुडिशरी से संबंधित है, ठीक है, और धर्मशास्त्र में लोगों के जीवन जीने से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? यह बताना। तीसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी वो किसके समय हुई थी? ये जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत विशेष तौर पे इस चीज के बारे में आपको बताया था कब हुई थी, और ये हुई थी 247 बीसी के टाइम पे। और ठीक है, बौद्ध साहित्य से संबंधित मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, त्रिपिटक। ठीक है, तो ये अशोक के टाइम पे हुई थी, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था इसमें, RAVKPA और के, ये एक ट्रिक है एक तरीके से। तो पहली क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो ये राजगिरी, राजगिरी, और किसके टर्म? A फॉर अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, दूसरा वैशाली, V फॉर वैशाली, और K फॉर कालाशोक। क्या था बच्चों? K फॉर कालाशोक। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वन, P फॉर पाटिलपुत्र। ठीक है, और A फॉर
अशोक। ठीक है। और फोर्थ की बात करें, सेम हो गया, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ जो हुई थी ये कहाँ हुई थी बच्चों, ये कश्मीर और के फॉर कनिष्क। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये संबंधित एक ये कॉन्सेप्ट, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, चार हुई थी, चारों के चारों मैंने आपको ये बता दी है, क्रम मैंने बता दिया। तो तीसरी हुई थी वो अशोक के टाइम पे हुई थी। ठीक है, ये तीसरी क्या हुई थी, अशोक के टाइम पे हुई थी। राइट आंसर क्या होगा, अशोक के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो त्रिपिटक का कॉन्सेप्ट है बौद्ध धर्म में, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने बताया है। पहले में विनय पिटक, क्या था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और थर्ड वन क्या था, अभिधम्म पिटक। क्या था, अभिधम्म पिटक। अब कॉन्सेप्ट याद करने वाला ये है कि जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें अभिधम्म पिटक, ये किस में आया था, ये थर्ड जो हुई थी ना, थर्ड जो जिसकी बात कर रहे हैं, थर्ड बौद्ध परिषद, अभिधम्म पिटक जो जोड़ा गया था वो थर्ड में जोड़ा गया था। पहले में ये दौर थे, ठीक है, दूसरे में नहीं हुआ था, तीसरे में जो हुई थी वो अभिधम्म पिटक, थर्ड जो जोड़ा गया था वो ये जोड़ा गया था। दिमाग में बिठा लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप बोलोगे पढ़ने के, अभी लाइटली लोगों कि यार क्या बता दिया क्या नहीं है, जब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे होगे तो क्वेश्चंस में एग्जैक्टली चीजें ऐसी पूछा जाए कि तीसरा कब जोड़ा गया था, तो तीसरा जो जोड़ा गया था वो थर्ड में जोड़ा गया था। ठीक है, पहले में ये दोनों थे। ठीक है, कुल मिला के तीन पिटक हैं जिनको बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, जिन्होंने बहुत धर्म की क्लास करी है उन बच्चों को पता होगा। ठीक है, त्रिपिटक ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। और ये हुई कब थी ये मैंने बता दिया आपको, 247 में बीसी में हुई थी, अशोक के टाइम पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 करा है, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा। बिंदुसार मतलब कौन था, अशोक का पिता। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, ये मैंने अभी क्रोनोलॉजी बताई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तो यानी कि अशोक के पिता जो थे ये कौन था, अशोक का पिता। ठीक है, तो इसने जो विद्रोही हुए थे, विद्रोह हुआ था, तो उनको दबाने के लिए कहाँ भेजा था अशोक को, ये बताना है। उस टाइम पे एक प्रांत में जब प्रशासन देखोगे इसका, तो जो प्रशासन था वो कहा जाए साम्राज्य जो था वो कई सारे प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, कई सारे प्रांतों में विभाजित था। जैसे आज हम देखते हैं कि इंडिया को हम कई सारे स्टेट्स जो है उसमें बांट देते हैं, स्टेट्स में, ठीक है, जो बांटा गया स्टेट्स में, तो उसी तरीके से प्रांतों में बांट देते थे कि ये एरिया में, उस प्रांतों को उस टाइम पे क्या आज के टाइम पे सीएम बोलते हैं, उस टाइम पे जो राजकुमार होते थे, ठीक है, या जो उत्तराधिकारी थे, तो उनको अपने बेटों को, या फिर जो कहा जाए मेन आदमी होता था जिसको लगता था राजा का ये भरोसेमंद है, उनको दे देते थे। ठीक है, तो वहां राज करते थे वो लोग, मतलब एक राजा के कहा जाए सिंबल के तौर पे या राजा के एक प्रतिनिधि के तौर पे वहां पे करते थे, लेकिन राजा राजा था। तो वही चीज में अशोक ने अपने पुत्रों को जो भेजा था, वहां विद्रोह हो गया था उसके क्षेत्र में, तो वहां दबाने के लिए कहाँ पे इसको भेजा था ये बताना है। तो सोनगिरी में था, तक्षशिला में था, उज्जैन में, तोशली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तक्षशिला। क्या था, तक्षशिला में जब विद्रोह हो गए थे तो अशोक को भेजा था उसके पिता ने कि इसको जो विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। बिंदुसार, पहली बात तो ये, इसको टाइटल अमित्रघात इसको बोलते हैं, इसका उपाधि अमित्रघात। दूसरा इसकी एक उपाधि है भद्रसार, भद्रसार। ठीक है, और इसकी एक और उपाधि है जिसको बोलते हैं, जिनको पुराणों में, इनको पुराणों में बोलता है, जो पुराण है, ठीक है, हमारी जो पुराण है, पुराण में जो भद्रसार बोला गया है बिंदुसार के लिए बोला गया है। उसको पुराणों में एक कॉन्सेप्ट और बोलते हैं, उसका नाम है सिंहसेन या सिंहसेन, ये कॉन्सेप्ट है जिनसेन, सिंहसेन। ठीक है, सिंहसेन भी इनको पुराणों में बोला जाता है, यानी कि ये पुराण में भद्रसार हो जाता है। ये जैन, जो जैन
साहित्य है ना, क्या लिख दिया, जैन साहित्य। जैन साहित्य में सिंहसेन भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सिंहसेन। ये इसके टाइटल है। संप्रदाय की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, जीवक संप्रदाय, जीवक संप्रदाय, जीवक संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था, अरे क्या, जीवक, जीवक संप्रदाय से संबंधित था। जीवक संप्रदाय क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा धर्म के बारे में, तो वो जीवक संप्रदाय का मतलब जो हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ये उसी टाइम पे है कि जो होने वाला है ना वो पहले से निश्चित है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो भी चीजें हम अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, या फिर जो होने वाला है वो सारा का सारा हम अपने कर्म से कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो भी हो रहा है वो पहले से डिसाइडेड है, तो वो जीवक संप्रदाय का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जीवक संप्रदाय से ही वैष्णव धर्म में बोला गया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म से चेंज कर सकते हैं। तो हर संप्रदाय में हर एक चीजों में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है जो जीवक संप्रदाय से संबंधित है, ये मैंने बता दिया। तक्षशिला में भेजा गया था, जो विद्रोह हुआ था, तो अशोक के पिता ने अशोक को भेजा था तक्षशिला में विद्रोहियों को कुचलने के लिए। पुराणों में इसको अमित्रघात, भद्रसार और रिंगसेन, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। ठीक है, ये इसके टाइटल हैं, यानी कि उपाधियां हैं। जब कभी पूछा है अमित्रघात किसको बोला जाता था, तो ये इसको बोला जाता था। ठीक है, इसके पिता को। अशोक का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी, और क्या कहते हैं अशोक वर्धन, जो इसको बोला जाता था। और क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य वंश के तत्काल बाद, ठीक है, किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। ठीक है, अशोक के बाद जब उसके उत्तराधिकारी आए, ठीक है, तो वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या था, साम्राज्य इतना बड़ा था, अशोक ने तब तक राज्य किया था। अशोक के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी आए, तो उन्होंने बौद्ध धर्म इतना ज्यादा हो गया था कि इसका कई सारे धार्मिक कारण भी कहा जाए, जो मैं बताऊं आपको जब आप पढ़ोगे चीजों के लिए, तो इसका एक धार्मिक कारण भी था कि बौद्ध इतना जो बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म था वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था। और जो ब्राह्मण धर्म था, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण धर्म था, यानी कि जो वैदिक धर्म से संबंधित लोग थे, ठीक है, ब्राह्मण जो थे, उनको काफी ज्यादा सप्रेस किया गया, उनके धर्म को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि जो सत्ता रहती है वो जिस चीज को सपोर्ट करती है, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। तो अशोक के टाइम पे ही रहा। फिर जब उत्तराधिकारी आते रहे, वो उनमें पावर भी उतनी तो नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलता रहा था चीजों के लिए। तो जो बाकी के लोग थे, वो मतलब जो क्या कहा जाए, ब्राह्मण धर्म जो था, वो ज्यादा काफी ज्यादा निराश हुआ इस चीजों में। तो उस टाइम पे इसके बाद जो चेंज हुआ था, अशोक मर गया, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी के बाद जो लास्ट जो मैंने बताया था, बृहदत्त, जो उसका अंतिम कहा जाए मौर्य वंश के तत्काल बाद, यानी कि अंतिम मौर्य राजा, अंतिम मौर्य राजा कौन था, ये था बृहदत्त। ठीक है, कौन था, बृहदत्त था। आप इसी का जो सेनापति था बच्चों, इसका सेनापति था, कौन था इसका सेनापति, इसका सेनापति था पुष्पमित्र शुंग। कौन था, शुंग, यानी कि, और ये मानता था ब्राह्मण धर्म को। ब्राह्मण धर्म को मानने वाला। ठीक है, अब क्या इसका सेनापति था। जब ये कमजोर हुआ तो इसका फायदा उठाया पुष्पमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग ने उठाया, क्योंकि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था ये। तो इसका काफी ज्यादा कहा जाए गुस्सा था, चीजें थी कि भाई धर्म को दबा दिया गया, बाकी के सारे लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था। तो ये राजा बना, उसके बाद इसने इसकी हत्या की। ठीक है, रजत की हत्या की, और उसके बाद खुद से सम्राट घोषित किया, और जो वंश बनाया वो शुंग वंश था। क्या था, मगध पे जो शासन किया वो कौन था, शुंग वंश था। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कौन सा था, शुंग वंश। और किसने किया हुआ था, वो पुष्पमित्र शुंग ने किया हुआ था। पुष्पमित्र शुंग को ही बौद्धों का कहा जाए अत्यधिक तौर पे, जो अशोक ने बौद्ध विहार बनाए थे, जो रचनाएं बनाई थी, स्तूप बनाए थे, 84,000 के आसपास माना जाता है। तो वो सारे के सारे मरने के बाद उन्होंने उसने तोड़वा दिए थे इसी बंदे ने। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राह्मण धर्म को बहुत ज्यादा प्रसार प्रसार किया था इसी बंदे ने। ठीक है, बौद्धों को कहा जाए, बौद्ध धर्म साहित्य में इसको बौद्धों की हत्या करने वाला बोला गया है चीजों के लिए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। पुष्पमित्र शुंग ने इसकी शुंग वंश की स्थापना की थी, यानी कि मौर्य वंश के बाद जो मगध पर राज्य करेगा वो कौन था, शुंग वंश। ठीक है, ये शुंग वंश था। तो मौर्य वंश इसका सही आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? ये बता तो दिया, रिपीट हो गया आई थिंक सो। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास के लिए बच्चों हमारा टॉपिक मौर्य वंश समाप्त होता है यहीं पे। आगे हम मौर्य वंश से आगे भी जो कॉन्सेप्ट आएगा तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। और जिन बच्चों ने क्लास को नहीं देखा है, हमारी प्रीवियस की क्लास नहीं देखी है, वो जो PYQs चल रहे हैं, लास्ट क्लासेस नहीं देखी है, एक बार लास्ट क्लासेस को देख लें। अगर बीच से देखोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ आए, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट को शुरू से लास्ट तक देखते चले आओगे तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है। तो सारा का सारा मैं बता रहा हूँ अभी। तो मौर्य पे हम आगे, अब आगे टॉपिक जो चलेगा हमारा मौर्योत्तर काल चलेगा। क्या चलेगा बच्चों? मौर्योत्तर काल, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी जो हुए थे, राज्य बने थे, उस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मौर्योत्तर काल पे। तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, क्योंकि रचनाएं काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है इस टाइम की। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आएंगी। और जो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लें। ठीक है, और जो भी कोई भी सजेशन हो या कोई भी ओपिनियन आप देना चाहें तो एक बार के लिए कमेंट में अपना ओपिनियन दें और बताएं हमको कि क्या है। ठीक है, मैं उस पर काम भी कर लूंगा और जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है, आपको लगता है क्लास में ये इंप्रूवमेंट चाहिए, टॉपिक्स पे अभी चल रहा है या कुछ जिस तरीके से, तो बता दीजिएगा, उस तरीके से काम कर लेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जिन बच्चों को PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टारगेट विद तेजा में। सोशल मीडिया हैंडल्स ये हैं हमारे, आप चाहो तो संपर्क कर लें इस चीज़ पे। ठीक है, और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।